हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमआर कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखना है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। क्या काम आती है, कितने प्रकार की ये ग्रिप्स होती है और क्या इनके द्वारा असेसमेंट जो है वो किया जाता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इमेजेस देखेंगे किस टाइप से इसका असेसमेंट जो है वो किया जाता है। तो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप को लियोपोल्ड मैन्यूवियर भी बोलते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप को ही दूसरा हम क्या बोलते हैं? लियोपोल्ड मैन्यूवियर। जिसने सबसे पहले इन ग्रिप के बारे में बताया था लियोपोल्ड, तो उसके नाम से है ये लियोपोल्ड मैन्यूवियर। और मैन्यूवियर का मतलब क्या होता है? बाय मैनुअली इनको परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं? बाय मैनुअली, मतलब बाई हैंड इनको परफॉर्म करते हैं। किसी तरह के कोई आर्टिकल और इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाई हैंड ही इनको परफॉर्म किया जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैन्यूवियर शब्द जो है वो काम में लिया जाता है। तो जिसने इन ग्रिप के बारे में बताया था दैट इज लियोपोल्ड, और बाई हैंड मैनुअली परफॉर्म करते हैं तो ये हो गया लियोपोल्ड मैन्यूवियर। ऑब्स्टेट्रिक के अंदर प्रेगनेंसी में ये काम में आती है, और इसके अंदर प्रेग्नेंट एब्डोमेन, मदर के एब्डोमेन को होल्ड किए करके बाई हैंड इन ग्रिप का असेसमेंट किया जाता है। तो ग्रिप का मतलब ही क्या होता है? होल्ड करना। तो ऑब्स्टेट्रिक में ये मेथड काम में लेते हैं। प्रेग्नेंट एब्डोमेन को पैल्पेट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो ग्रिप शब्द आ गया। लियोपोल्ड ने इनके बारे में बताया था, और बाई हैंड इनको परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का ही दूसरा नाम क्या है? लियोपोल्ड मैन्यूवियर है। क्या है ये ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और लियोपोल्ड मैन्यूवियर? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन का। दिस इज अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। एक फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी का फिजिकल एग्जामिनेशन का एक मेथड है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड की अपन बात करते हैं तो फंडामेंटल के अंदर पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड होते हैं। इंस्पेक्ट करना, बाय सीइंग, नॉर्मल व्यक्ति को देख के पता लगाना। इसके अलावा हो गया पाल्पेशन, पाल्पेशन जो है वो टच करके पता लगाते हैं। परकशन के अंदर इंटरनल ऑर्गन, परकशन जो मेथड होता है उसमें टैपिंग के द्वारा असेसमेंट किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑर्गन को टैपिंग किया जाता है, थपथपाना। और ऑस्कल्टेशन में इंटरनल ऑर्गन के साउंड को ऑडिबल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। वो मेथड कौन सा हो गया? ऑस्कल्टेशन। ये फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड होते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि आपको याद रखना है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप असेसमेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन के कौन से मेथड को काम में लेते हैं। तो दिस इज अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। और ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का असेसमेंट कौन से मेथड के द्वारा होता है ये आपको याद रखना है। तो इसमें मेथड काम में लेते हैं पाल्पेशन मेथड। तो पाल्पेशन मेथड जो है इसकी सहायता से ये ग्रिप का असेसमेंट करते हैं। पाल्पेशन मेथड क्या होता है? बाय टच, टच करके पता लगाना। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर का पता लगाना है तो वो टच करके पता लगाता है। ये मेथड कौन सा हो गया? पाल्पेशन मेथड हो गया। तो यही पाल्पेशन मेथड काम में लेंगे किसके असेसमेंट के लिए? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप असेसमेंट के लिए मेथड काम में लेते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर में परफॉर्म करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप असेसमेंट? इनका असेसमेंट जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर करते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप असेसमेंट कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर करेंगे? थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कब हो गया? आफ्टर 28 वीक्स, 28 वीक के बाद इनका असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप की अपन बात करें तो ये ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप या लियोपोल्ड मैन्यूवियर जो है वो 4 प्रकार की ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप होती है। तो कौन सा मेथड काम में लेंगे? पाल्पेशन मेथड। कौन से ट्राइमेस्टर में करेंगे? सर थर्ड ट्राइमेस्टर में। कितने वीक के बाद? 28 वीक के बाद असेसमेंट करते हैं प्रेग्नेंट लेडी का। तो मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन दैट इज ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। कितनी ग्रिप होती है? दैट इज 4 लियोपोल्ड मैन्यूवियर। लियोपोल्ड मैन्यूवियर कितने होते हैं? 4 होते हैं। लियोपोल्ड मैन्यूवियर 4 होते हैं। या ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप की कितनी होती है? 4 होती है। नंबर 1 दैट इज फंडल ग्रिप। पहली कौन सी है? फंडल ग्रिप होती है। दूसरा इसके बाद कौन सी आती है? लेटरल ग्रिप। तो 1 इज फंडल ग्रिप, दूसरा इसके बाद लेटरल ग्रिप, नेक्स्ट इसके बाद आता है फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, उसके बाद आती है पाउलिक ग्रिप, पाउलिक ग्रिप, और लास्ट इसके बाद चौथी आती है दैट इज पेल्विक ग्रिप। ये 4 जो है वो ग्रिप की अपन बात करते हैं, या अपन कहते हैं कि 4 ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स जो है वो होती है।
नंबर 1 हो गया फंडल ग्रिप, दूसरा कौन सा लेटरल ग्रिप, तीसरा इसके बाद पाउलिक ग्रिप और चौथा कौन सा आता है पेल्विक ग्रिप। इसी फंडल ग्रिप को फर्स्ट लियोपोल्ड भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने हैं इनको। फंडल ग्रिप का ही दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लियोपोल्ड। लेटरल ग्रिप का ही दूसरा नाम क्या है सर? सेकेंड लियोपोल्ड बोलते हैं इसको। तो फंडल ग्रिप इज फर्स्ट लियोपोल्ड, लेटरल ग्रिप इज सेकेंड लियोपोल्ड, फिर पाउलिक ग्रिप इज थर्ड लियोपोल्ड। कौन सी है ये? थर्ड लियोपोल्ड। और पेल्विक ग्रिप दिस इज फोर्थ लियोपोल्ड। ये 4 प्रकार की ग्रिप के बारे में हम पढ़ते हैं और ये कहलाती है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकेंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड एंड फोर्थ लियोपोल्ड। फर्स्ट लियोपोल्ड इज फंडल ग्रिप, सेकेंड लियोपोल्ड इज लेटरल ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड इज पाउलिक ग्रिप और फोर्थ लियोपोल्ड इज पेल्विक ग्रिप। अब वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है इन ग्रिप के अंदर। तो सबसे पहले लिखना है नंबर 1 फंडल ग्रिप। वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है नंबर 1 फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप को ही बोलते हैं, दैट इज इसी को हमने लिखा है फर्स्ट लियोपोल्ड। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें कौन से पार्ट को होल्ड करेंगे, कौन से पार्ट को पैल्पेट करेंगे। सर यूट्रस के फंडस पार्ट को पैल्पेट करके असेसमेंट करेंगे, इसी को बोलते हैं फंडल ग्रिप। तो इसके अंदर असेसमेंट ऑफ फंडल पार्ट ऑफ द यूट्रस, असेसमेंट या फिर अपन लिखेंगे पैल्पेशन ऑफ फंडल पार्ट ऑफ यूट्रस। और यूट्रस का फंडस पार्ट अपर मोस्ट पार्ट हो गया, तो फंडल पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज द फंडस पार्ट। इसी फंडस पार्ट को होल्ड करेंगे, एग्जामिनर ऑब्स्टेट्रिशियन अपने हाथों से होल्ड करेगा और उसका असेसमेंट करेगा, पैल्पेशन करेगा। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? फंडल ग्रिप बोलते हैं। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्रामेटिकली देखेंगे किस टाइप से ये असेसमेंट कर रहे हैं और कौन से पार्ट को होल्ड कर रहे हैं, ग्रिप कर रहे हैं। इस फंडल ग्रिप के अंदर अपन बात करें तो मदर की सुपाइन पोजीशन होगी और प्रेग्नेंट लेडी, इसी में लिखना है प्रेग्नेंट लेडी कौन सी पोजीशन रहेगी? सुपाइन पोजीशन रहेगी। प्रेग्नेंट लेडी इज इन सुपाइन पोजीशन। एग्जामिनर की पोजीशन क्या होगी? तो एग्जामिनर पोजीशन, एग्जामिनर फुट एंड की तरफ होगा, टुवार्ड्स फुट एंड ऑफ मदर। मदर के फुट एंड की तरफ होगा, टुवार्ड्स फुट एंड ऑफ मदर, मतलब मदर के पैरों की तरफ खड़ा रहेगा एग्जामिनर। प्रेग्नेंट लेडी सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर की पोजीशन जो है वो कौन सी रहेगी? टुवार्ड्स फुट एंड ऑफ द मदर। फेस अपोजिट टू ईच अदर, दोनों का चेहरा जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होगा। फेस अपोजिट टू ईच अदर, दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने होगा, इस टाइप की पोजीशन रहेगी। मदर टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर टेबल की कॉर्नर के साइड पर रहेगा और फुट एंड की तरफ रहेगा। फुट एंड की तरफ रहेगा कि दोनों के फेस जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आमने सामने हो जाएंगे। तो फेस अपोजिट टू ईच अदर। इसके बाद कौन से पार्ट को पैल्पेट करेंगे, इसी में कंटिन्यू करना है। नाउ एग्जामिनर जो है वो होल्ड करेगा, एग्जामिनर होल्ड और पैल्पेट, कौन से पार्ट को पैल्पेट करेगा? पैल्पेट द फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस, इसको एग्जामिनर अपने दोनों हाथों से पैल्पेट करेगा। तो यूट्रस के फंडस पार्ट को एग्जामिनर अपने दोनों हाथों से पैल्पेट करेगा और पैल्पेट करके असेस करेगा कि इस फंडस में कौन सा पार्ट है। तो कहाँ पर देख रहे हैं सर? फंडस में असेस कर रहे हैं पैल्पेट करके। क्या देख रहे हैं कि फंडस में फीटस का कौन सा पार्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो प्रेग्नेंट लेडी सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर टुवार्ड्स फुट एंड ऑफ मदर, फेस अपोजिट टू ईच अदर। फिर पैल्पेट करेंगे फंडस वाले पार्ट को, पैल्पेट द फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस बाय बोथ हैंड, दोनों हाथों से यूट्रस के फंडस पार्ट को पैल्पेट करेंगे। तो यहाँ एग्जामिनर मैनुअली असेसमेंट कर रहा है और दोनों हाथों से असेसमेंट होगा। ग्रिप जो है वो बोथ हैंड से असेसमेंट रहेगा। अब फंडस को पैल्पेट करने पर अगर हार्ड रेगुलर मास इसका पैल्पेशन हो रहा है तो फंडस पैल्पेट करने पर पैल्पेशन ऑफ हार्ड रेगुलर मास अगर पैल्पेट हो रहा है तो ये इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा? देखो एग्जामिनर ने पैल्पेट किया फंडस पार्ट को और कैसा महसूस हो रहा है एग्जामिनर को। पैल्पेट मतलब वही है, टच करके पता लगा रहे हैं कैसा पैल्पेट हो रहा है एग्जामिनर को।
उस फंडस वाले पार्ट में हार्ड रेगुलर मास फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हेड ऑफ फीटस है। क्या है ये, हेड ऑफ फीटस। फीटस का हेड जो है वो कहाँ पर है, फंडस के अंदर है, फंडस पार्ट को पैल्पेट कर रहे हैं। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ, इस हिसाब से अगर देखते हैं, इस फंडस वाले पार्ट को पैल्पेट कर रहे हैं, एग्जामिनर फंडस पार्ट को पैल्पेट कर रहा है, ये फंडस पार्ट कैसा महसूस हो रहा है, हार्ड, बहुत सख्त महसूस हो रहा है और रेगुलर मास फील हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फीटस का हेड है। और हमने पढ़ा था कि अगर फंडस में हेड है, इसका मतलब पेल्विस में कौन सा पार्ट है सर, बटक्स वाला पार्ट है। और पेल्विस में बटक्स है तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करेगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब ही क्या है, ब्रीच का मतलब है कि पेल्विस में कौन सा पार्ट है, बटक्स है। तो फंडस में कौन सा पार्ट हो गया सर, हेड आ गया। हम फंडस को ही असेस कर रहे हैं, तो फंडस में हार्ड रेगुलर फील हो रहा है, इसका मतलब फंडस में हेड है। इसका मतलब पेल्विस के अंदर बटक्स वाला पार्ट है, और पेल्विस में बटक्स वाला पार्ट है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। और ब्रीच का ही दूसरा नाम हमने क्या लिखा था, पोडेलिक प्रेजेंटेशन। कितना परसेंट केसेस में, 3% केसेस में ये देखने को मिलता है। सो दिस इज द फर्स्ट लियोपोल्ड, जिसको हम बोलते हैं फंडल ग्रिप। क्लियर है, एक बार फिर से सुनिए। मदर की पोजीशन कौन सी रहेगी, सुपाइन पोजीशन। एग्जामिनर किधर रहेगा, फुट एंड की तरफ। दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। अब एग्जामिनर अपने दोनों हाथों से कौन से पार्ट को पैल्पेट करेगा सर, फंडस वाले पार्ट को पैल्पेट करेगा, होल्ड करेगा। पैल्पेट करने पर अगर एग्जामिनर को कैसा फील हो रहा है, हार्ड रेगुलर मास फील हो रहा है, इसका मतलब इस फंडस वाले पार्ट में कौन सा, हेड वाला रीजन है। और फंडस में हेड है, इसका मतलब कौन सा प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। क्लियर है। अगर नेक्स्ट वन, अगर इसी में लिखना है फर्स्ट के अंदर ही, अगर एग्जामिनर को पैल्पेशन ऑफ सॉफ्ट इरेगुलर मास, सॉफ्ट मास फील हो रहा है, इरेगुलर मास फील हो रहा है। देखो, एक तो हार्ड मास फील हो रहा है तो क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर एग्जामिनर को सॉफ्ट मास फील हो रहा है, और क्या फील हो रहा है, इरेगुलर मास फील हो रहा है, सॉफ्ट इरेगुलर मास, ये क्या इंडिकेट करेगा कि सर बटक्स जो है वो फंडस रीजन के अंदर है। बटक्स इन फंडस। बटक्स कैसे महसूस होंगे सर, सॉफ्ट फील होंगे, और कैसा होगा, इरेगुलर मास फील होगा। इसका मतलब क्या है कि मदर के यूट्रस के अंदर फंडस वाले पार्ट में फीटस का कौन सा पार्ट है, बटक्स वाला पार्ट है। इसका मतलब फंडस में बटक्स है, इसका मतलब पेल्विस में कौन सा पार्ट है। देखो, इसका उल्टा कर दिया है। इस फंडस वाले रीजन में सॉफ्ट इरेगुलर मास फील हो रहा है, इसका मतलब बटक्स वाला पार्ट है। बटक्स वाला पार्ट है तो फिर पेल्विस में कौन सा पार्ट है सर, पेल्विस में हेड है, इसलिए फंडस में बटक्स वाला पार्ट है। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन को इंडिकेट करने का काम करेगा। क्लियर है। तो अगर हार्ड मास फील होता है तो वो कौन सा हो गया, ब्रीच प्रेजेंटेशन, फंडस में अपन असेस कर रहे हैं इसलिए। और अगर फंडस में सॉफ्ट इरेगुलर मास फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बटक्स है फंडस में, तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया, सिफेलिक। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लियोपोल्ड, और यही कहलाता है फंडल ग्रिप। रटना नहीं है, नाम में ही बिल्कुल लिखा हुआ है। नाम में लिखा हुआ है फंडल ग्रिप का मतलब है फंडस पार्ट को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। क्लियर है। दिस इज नंबर 1, फंडल ग्रिप। नेक्स्ट इसके बाद दूसरे ग्रिप की अपन बात करते हैं, तो दूसरा इसके बाद आता है, दैट इज लेटरल ग्रिप। दूसरी कौन सी हो गई, लेटरल ग्रिप। अभी पहले सारा लिख लेते हैं, फिर इमेज के हिसाब से अपन देखेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से कौन सा ग्रिप जो है वो असेसमेंट कर रहे हैं। पहले लिख लेते हैं अपन इनको। दूसरा है लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप को अम्लाइकल ग्रिप भी बोलते हैं। लेटरल ग्रिप को ही क्या बोलते हैं, अम्लाइकल ग्रिप भी बोलते हैं। और इसी को सेकेंड लियोपोल्ड भी बोलते हैं। तो लेटरल ग्रिप बोल दो, अम्लाइकल ग्रिप बोल दो, या सेकेंड लियोपोल्ड बोल दो। मतलब यहाँ पर पैल्पेशन, जो अम्लिकस रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, अम्लाइकस रीजन। इस अम्लाइकस रीजन के साइड वाले पार्ट को पैल्पेट करते हैं। लेटरल टू अम्लाइकस, तो देखो अम्लाइकस का लेटरल असेसमेंट है, अम्लाइकस का लेटरल है, तो ये अम्लाइकल ग्रिप या क्या कहलाती है, लेटरल ग्रिप कहलाती है। क्लियर है। नाम में ही लिखा हुआ है कि असेसमेंट कहाँ से कर रहे हैं, पैल्पेशन कौन से पार्ट का कर रहे हैं, तो अम्लिकस पार्ट के लेटरल का असेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको अम्लाइकल ग्रिप या लेटरल ग्रिप बोलते हैं। कौन सा लियोपोल्ड कहलाएगा ये सर, सेकेंड लियोपोल्ड कहलाएगा। इसके अंदर मदर की पोजीशन कौन सी रहेगी, सेम सुपाइन पोजीशन रहेगी। तो लेटरल ग्रिप में लिखना है, मदर पोजीशन, मदर की पोजीशन क्या होगी, सेम वही सुपाइन पोजीशन रहेगी मदर की, जैसा कि फंडल ग्रिप में लिखा था। एग्जामिनर की पोजीशन किधर की तरफ रहेगी,
सेम वही पोजीशन रहेगी एग्जामिनर की भी, टुवार्ड्स द फुट एंड ऑफ मदर, मदर के फुट एंड की तरफ रहेगी, टुवार्ड्स द फुट एंड ऑफ मदर, मदर के फुट एंड की तरफ रहेगी एग्जामिनर की पोजीशन। ये भी फंडल ग्रिप के जैसा ही है सेम। नेक्स्ट इसके बाद फेस अपोजिट टू ईच अदर, ये भी सेम वही, दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने रहेगा, फेस अपोजिट टू ईच अदर। तीनों पॉइंट सेम है जो फंडल ग्रिप के अंदर लिखे थे। मदर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर की पोजीशन फुट एंड की तरफ रहेगी मदर के, तो इस कंडीशन में चेहरा दोनों का क्या रहेगा, एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। अब कौन से रीजन को पैल्पेट करेंगे, अब यहाँ पर ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, पैल्पेट द लेटरल ऑफ अम्बलाइकस रीजन, जो अम्बलाइकस रीजन है उसका लेटरल पार्ट को पैल्पेट करते हैं बाय बोथ हैंड, दोनों हाथों का, दोनों हाथों की सहायता से ही ये ग्रिप जो है वो असेस होगी। तो पैल्पेट द लेटरल ऑफ अम्बलाइकल रीजन बाय बोथ हैंड्स, ये भी ग्रिप का असेसमेंट दोनों हाथों से होगा, फंडल ग्रिप का भी असेसमेंट दोनों हाथों से। तो पैल्पेट द लेटरल ऑफ अम्बलाइकल रीजन बाय बोथ हैंड, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद में अब क्या महसूस होगा, ये ग्रिप असेस करने पर कैसा पैल्पेशन होगा, इसकी अगर अपन बात करें, अगर एग्जामिनर को पैल्पेशन ऑफ, दोनों हाथों से पैल्पेट करने पर पैल्पेशन ऑफ कर्व स्ट्रक्चर, कर्व राउंडेड स्ट्रक्चर, अगर पैल्पेट करने पर कर्व राउंडेड स्ट्रक्चर फील हो रहा है, मतलब हैंड पूरा कर्व के रूप में जा रहा है, सी के रूप में जा रहा है, हैंड पूरा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर की तरफ बैक ऑफ फीटस है, फीटस का ये बैक है, देखो फीटस इस टाइप से प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर, तो देखो कैसा फील होगा, कर्व फील होगा, बिल्कुल राउंडेड कर्व मास फील होगा, कर्व स्ट्रक्चर फील होगा, इसका मतलब ये फीटस की क्या हो गई, बैक हो गई, क्लियर है। और अगर कैसा पैल्पेशन हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में लिखना है, अगर पैल्पेशन कर्व राउंडेड फील हो रहा है, इसका मतलब उधर की तरफ बच्चे की बैक आ गई, और अगर पैल्पेशन ऑफ, इसके बाद लिखना है इसी के अंदर, अगर पैल्पेशन ऑफ सॉफ्ट, पैल्पेशन ऑफ सॉफ्ट नहीं सॉरी, पैल्पेशन ऑफ इर्रेगुलर, असमान रूप से, पैल्पेशन ऑफ इर्रेगुलर नॉब लाइक स्ट्रक्चर, गांठ के समान संरचनाएं फील हो रही है, पैल्पेशन ऑफ इरेगुलर नॉब लाइक, नॉब का मतलब गांठ के समान संरचना महसूस हो रही है, ये किसको इंडिकेट करेगा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फीटस को इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फीटस को इंडिकेट करेगा, इसका मतलब इधर की तरफ बच्चे की क्या एक्सट्रीमिटीज है, तो जिधर कर्व राउंडेड मास फील हो रहा है इसका मतलब उधर बैक हो गया फीटस का, और जिधर की तरफ इरेगुलर असमान रूप से गांठ के समान संरचनाएं महसूस हो रही है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब उधर की तरफ बच्चे की क्या आ जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज आ जाएंगे, तो फीटस इस टाइप से है, ये इसका एक्सट्रीमिटीज हो गया, और एक्सट्रीमिटीज गांठ के समान नॉब लाइक इरेगुलर स्ट्रक्चर महसूस होगा, इसका मतलब एक तरफ एक्सट्रीमिटीज आ गया फीटस का और दूसरी तरफ क्या आ गया, बैक आ गया। ये ग्रिप कौन सी है सर, ये लेटरल ग्रिप है, लेटरल ग्रिप का ही दूसरा नाम क्या है सर, इसको अम्बलाइकल ग्रिप बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, सेकंड लियोपोल्ड बोलते हैं, क्लियर है। तो दूसरा इसके बाद हो गया लेटरल, पहला फंडल ग्रिप, दूसरा इसके बाद में लेटरल ग्रिप, अलग अलग साइड को पैल्पेट कर रहे हैं, इसी के हिसाब से ग्रिप का नाम भी डिफरेंट डिफरेंट है। तीसरा इसके बाद आता है पाउलिक ग्रिप, तीसरा ग्रिप इसके बाद आता है पाउलिक ग्रिप, पाउलिक ग्रिप को ही थर्ड लियोपोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड लियोपोल्ड, और इसी को फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं, थर्ड लियोपोल्ड और इसी को फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। ये बहुत जगह कंफ्यूजन है इसलिए इसको याद रखना है, गूगल पे भी गलत मेंशन कर रखा है इसको, गूगल पे पाउलिक को सेकंड पेल्विक ग्रिप लिख रखा है, लेकिन पाउलिक जो है वो कौन सी है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है। तो पाउलिक ग्रिप इज थर्ड लियोपोल्ड और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, ये याद रखना है। कंफ्यूजन है, बहुत जगह पर अलग लिख रखा है, इसको रॉन्ग मेंशन कर रखा है, लेकिन आपको ये याद रखना है, पाउलिक ग्रिप को ही फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। इसका मतलब जो फोर्थ लियोपोल्ड है वो कौन सा है, सेकंड पेल्विक ग्रिप है। तो थर्ड इज फर्स्ट पेल्विक ग्रिप एंड फोर्थ लियोपोल्ड इज सेकंड पेल्विक ग्रिप, ये आपको याद रखना है। 13
13 का मतलब क्या हो गया सर? फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है वो कौन सा है? थर्ड लियोपोल्ड है। इस हिसाब से थोड़ा याद रखने के हिसाब से हो गया 13। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है वो कौन सा है? थर्ड लियोपोल्ड है। तो पाउलिक ग्रिप थर्ड लियोपोल्ड, इसी को फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। इस पाउलिक ग्रिप के अंदर क्या होता है? थर्ड लियोपोल्ड जिसको अपन बोलते हैं, कैसे असेसमेंट करते हैं इसके अंदर, और पाउलिक ग्रिप इसको बोलते हैं। इसके अंदर मदर की पोजीशन सेम रहेगी, वो सुपाइन पोजीशन ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मदर पोजीशन सुपाइन पोजीशन है, कॉर्नर ऑफ द टेबल सुपाइन पोजीशन हो गया मदर का। एग्जामिनर पोजीशन की अपन बात करेंगे तो एग्जामिनर की पोजीशन किधर की तरफ है? एग्जामिनर की पोजीशन भी सेम है, टुवार्ड्स फुट एंड ऑफ द मदर, ये भी सेम पॉइंट है। तीनों में सेम पॉइंट चल रहा है, दोनों की पोजीशन सेम है, टुवार्ड्स द फुट एंड ऑफ मदर। मदर के फुट एंड की तरफ हो गया, ये एग्जामिनर की पोजीशन हो गया। तो फेस दोनों के कैसे हो गए? अपोजिट टू ईच अदर, ये भी सेम पॉइंट हो गया, अपोजिट टू ईच अदर। दोनों के चेहरे जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए। क्लियर है? तो मदर पोजीशन सुपाइन, एग्जामिनर पोजीशन टुवर्ड्स द फुट एंड, फेस अपोजिट टू ईच अदर। तीनों लियोपोल्ड में सेम चल रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस जो है वो पैल्पेशन वाली साइड से आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद लिखना है, थर्ड लियोपोल्ड के अंदर कौन से पार्ट को होल्ड करेंगे? होल्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन। यहाँ पर कौन से रीजन को होल्ड करेंगे? सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को होल्ड करेगा एग्जामिनर। होल्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन बाय वन हैंड। अब देखो, आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ ये कौन सी ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है। तो अगर आपको वन हैंड से असेसमेंट दिख रहा है, एग्जामिनर के एक हाथ से ही असेसमेंट हो रहा है, तो सीधा सीधा आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड लियोपोल्ड है, आंख बंद करके यही आंसर रहेगा। बाकी तीनों जो ग्रिप आती है कौन सी? फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकेंड लियोपोल्ड और फोर्थ लियोपोल्ड, उसमें एग्जामिनर के बोथ हैंड्स का यूज होगा, दोनों हाथों से असेस करते हैं। एकमात्र थर्ड लियोपोल्ड और पाउलिक ग्रिप ऐसी है जो वन हैंड से असेसमेंट होगा। तो अगर आपको इमेज में वन हैंड से ग्रिप असेसमेंट दिख रहा है तो आंख बंद करके उसका आंसर क्या करना है? दैट इज थर्ड लियोपोल्ड और पाउलिक ग्रिप। तो बाकी दोनों में अपन ने बोथ हैंड लिखा था, यहाँ पर असेसमेंट किसके द्वारा होगा? वन हैंड से होगा। तो होल्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन बाय वन हैंड, एक हाथ से असेसमेंट करेंगे। अगर बेबी के हेड का पैल्पेशन होता है, पैल्पेशन ऑफ फीटल हेड, अगर फीटस का हेड पैल्पेट होता है, इसका मतलब क्या है? कि एंगेजमेंट नहीं हुआ है। अगर फीटस का हेड पैल्पेट होता है तो इसका मतलब है नो एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड। अभी तक फीटस का हेड एंगेज्ड नहीं हुआ। एंगेजमेंट क्या होता है वो हमने पढ़ा था, फीटल हेड का स्चियल स्पाइन तक पहुंच जाना, स्टेशन 0 तक आ जाना, इसी को बोलते हैं एंगेजमेंट। तो अगर एग्जामिनर को अपने हैंड के अंदर बेबी का हेड महसूस हो रहा है, पैल्पेट हो रहा है, इसका मतलब ये बच्चे का हेड अभी स्चियल स्पाइन तक नहीं पहुंचा है। स्चियल स्पाइन तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब एंगेजमेंट की प्रोसेस अभी तक नहीं हुई है। इसका मतलब बेबी का हेड जो है वो स्चियल स्पाइन से ऊपर की तरफ ही है, और स्चियल स्पाइन से ऊपर की तरफ है मतलब कौन से स्टेशन में है? माइनस में या प्लस में? सर स्चियल स्पाइन से ऊपर तो स्टेशन माइनस होता है। तो अगर बच्चे का हेड पैल्पेट होता है, पैल्पेशन ऑफ फीटल हेड, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ये है कि अभी स्टेशन माइनस में है, इसका मतलब ये है कि अभी एंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर थर्ड लियोपोल्ड में एग्जामिनर को बच्चे का हेड महसूस होता है, इसका मतलब अभी हेड का एंगेजमेंट नहीं हुआ है। ओके, क्लियर है? इसी का उल्टा पॉइंट लिखना है, अगर एग्जामिनर को हेड पैल्पेट नहीं होता है, नो पैल्पेशन ऑफ फीटल हेड, नो पैल्पेशन ऑफ फीटल हेड। अगर फीटल हेड पैल्पेट नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? कि हेड बहुत नीचे की तरफ चला गया, बहुत नीचे की तरफ चला गया है, तो वो महसूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया है? एंगेजमेंट हो गया है, एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड, फीटल हेड का एंगेजमेंट हो चुका है। यानी कि हेड स्टेशन 0 या फिर प्लस में आ गया है, और 0 और प्लस में आ गया है तो हेड महसूस नहीं होगा, पैल्पेट नहीं होगा, और पैल्पेट नहीं हो रहा है इसलिए इसको लिख दिया है एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड, ये हो चुका है। दिस इज द पाउलिक ग्रिप थर्ड लियोपोल्ड, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। कौन से रीजन को होल्ड करेंगे? सिम्फाइसिस प्यूबिस बाय वन हैंड। और अगर हेड महसूस हो रहा है इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ है, और अगर हेड महसूस नहीं हो रहा इसका मतलब एंगेजमेंट हुआ है। तो देखो, महसूस नहीं हो रहा तो हुआ है, एंगेजमेंट हुआ है।
महसूस हो रहा है, हेड महसूस हो रहा है, इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ। तो हो रहा है तो नहीं हुआ, और नहीं हो रहा है इसका मतलब हुआ है। ठीक है, दोनों अलग अलग अपन रखेंगे। अगर हेड पैल्पेट हो रहा है मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ, तो हो रहा है के साथ में नहीं हुआ, नहीं हो रहा है हेड पैल्पेट, इसका मतलब एंगेजमेंट हो चुका है। दिस इज अ पाउलिक ग्रिप। लास्ट नंबर 4 ग्रिप जो है वो कौन सी हो गई? दैट इज सेकेंड पेल्विक ग्रिप। सेकेंड पेल्विक ग्रिप, सिंपली इसको पेल्विक ग्रिप लिखा था, दिस इज सेकेंड पेल्विक ग्रिप। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ लियोपोल्ड बोलते हैं। कौन सी ग्रिप कहलाएगी? ये फोर्थ लियोपोल्ड कहलाएगी। इसमें क्या डिफरेंस आएगा बाकी तीन की तुलना में, इसकी अपन बात करें या कैसे असेसमेंट करते हैं इसका। तो सेकेंड पेल्विक ग्रिप इज फोर्थ लियोपोल्ड। इसके अंदर पहला पॉइंट सेम है, मदर की पोजीशन क्या है वो सब में सेम है चारों के अंदर, दैट इज सुपाइन पोजीशन। मदर इज इन सुपाइन पोजीशन, मदर की सुपाइन पोजीशन है। एग्जामिनर की क्या पोजीशन है? एग्जामिनर पोजीशन यहाँ पर चेंज होगी, ये सेम नहीं है। तो अभी तक जो हमने 3 ग्रिप पढ़ी थी उनमें तीनों में एग्जामिनर मदर की पोजीशन सेम है। यहाँ पर मदर तो वही सुपाइन पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर की पोजीशन चेंज होगी। तो एग्जामिनर की पोजीशन किधर की तरफ होगी? यहाँ पर इस ग्रिप के लिए एग्जामिनर टुवार्ड्स हेड एंड ऑफ मदर, मदर के हेड एंड की तरफ रहेगा। इस चौथी ग्रिप में जाके एग्जामिनर की पोजीशन चेंज होती है, इसके असेसमेंट के लिए पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर अब किधर की तरफ खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी? दैट इज टुवार्ड्स द हेड एंड ऑफ द मदर, मदर के हेड की तरफ खड़ी रहेगी। तो फेस जो है, दोनों का फेस जो है, फेस इन सेम डायरेक्शन। अभी तक हमने लिखा था फेस अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पर फेस इन सेम डायरेक्शन, दोनों का चेहरा एक ही डायरेक्शन के अंदर रहेगा, बाकी तीन में ऑपोजिट लिखा था। ये तो जनरल पॉइंट्स हो गए। इसके बाद कौन से पार्ट को पैल्पेट करेंगे? तो फोर्थ लियोपोल्ड सेकेंड पेल्विक ग्रिप, मदर पोजीशन सेम है सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर पोजीशन टुवार्ड्स हेड एंड ऑफ द मदर हो जाएगी, ये चेंज हो गया। फेस जो है वो दोनों का अब सेम डायरेक्शन में होगा। इसके बाद कौन से पार्ट को पैल्पेट करेंगे? पैल्पेट द सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन, यहाँ पर भी सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को पैल्पेट करेंगे। पैल्पेट द सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन। सर थर्ड में भी तो सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को ही पैल्पेट कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐड करना है पैल्पेट द सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन बाय बोथ हैंड। हाँ सर, ये डिफरेंस आ गया। थर्ड लियोपोल्ड में बाय वन हैंड था, जबकि यहाँ पर बाय बोथ हैंड्स जो है वो पैल्पेशन करेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन का। पैल्पेशन करेंगे तो दोनों हाथ जो लोअर सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन पर है, इनको फिर नीचे की तरफ लेके जाते हैं। मदर का एब्डोमन, तो ये प्रेग्नेंट लेडी सुपाइन पोजीशन में, ये मदर का एब्डोमन हो गया। एग्जामिनर अपने हैंड कहाँ पैल्पेट का प्लेसमेंट करेंगे? पैल्पेशन कौन से पार्ट का? सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन का। फिर एग्जामिनर अपने दोनों हाथों को किधर की तरफ लेके जाएंगे? नीचे की तरफ लेके जाएंगे। एग्जामिनर अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर इसमें क्या याद रखना है आपको? इसमें याद रखना है एग्जामिनर अपने दोनों हाथों से पैल्पेट करेगा, एग्जामिनर अपने हाथों को दोनों को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो अगर एग्जामिनर हैंड्स जो है, एग्जामिनर हैंड्स, अगर एग्जामिनर अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाता है, तो इन दोनों हाथों का अगर कन्वर्जन होता है, कन्वर्जेंट हैंड्स, नीचे की तरफ ले जाने पर हैंड जो एग्जामिनर के जो हैंड्स है, हाथ है, उन दोनों हाथों का क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन का मतलब क्या है? पास आना। तो कन्वर्जन का मतलब पास आना होता है, इसका उल्टा होता है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? दूर जाना। तो कन्वर्जन मीन्स जब एग्जामिनर अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो दोनों हाथ पास आते हुए प्रतीत होंगे, ये तो कन्वर्जन कहलाएगा। और अगर एग्जामिनर अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाता है, वो दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं, ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जन कहलाएगा। तो कन्वर्जेंट हैंड का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एग्जामिनर के दोनों हाथ जो है वो पास आते हुए प्रतीत होंगे, ये क्या कहलाता है? कन्वर्जन कहलाता है। दिस इज कन्वर्जेंट हैंड। तो कन्वर्जेंट हैंड अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में फीटल हेड जो है वो पैल्पेट होगा। एग्जामिनर को अपने दोनों हाथों के बीच में फीटल हेड पैल्पेट होगा, फीटल हेड पैल्पेट होगा। और फीटल हेड पैल्पेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
कि एंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो नहीं हुई है। इसका मतलब ये है, हेड अगर महसूस हो रहा है मतलब एंगेजमेंट की प्रोसेस नहीं हुई, नो एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड। देखो अगर एग्जामिनर के हाथ ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन होता है, कन्वर्जेंट हैंड है, तो एग्जामिनर को अपने दोनों हाथों के बीच में बच्चे का हेड महसूस होगा, फीटल हेड जो है वो क्या होगा, महसूस होगा। और फीटल हेड महसूस हो रहा है, फीटल हेड पैल्पेट हो रहा है, इसका मतलब ये फीटल हेड अभी तक स्चियल स्पाइन तक नहीं पहुंचा है। स्चियल स्पाइन तक नहीं पहुंचा मतलब स्टेशन माइनस में, माइनस में इसका मतलब एंगेजमेंट की प्रोसेस नहीं हुआ है। क्लियर है। तो इससे भी एंगेजमेंट का पता हम लगाते हैं, दैट इज सेकंड पेल्विक ग्रिप। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, कन्वर्जेंट हैंड क्या इंडिकेट करेंगे कि एंगेजमेंट की प्रोसेस नहीं हुई है, सीधा ये याद रखना है। तो हेड पैल्पेट हो रहा है, एंगेजमेंट की प्रोसेस नहीं हुई है। दूसरा इसका अपोजिट लिखना है, इसी फोर्थ लियोपोल्ड के अंदर अगर डाइवर्जेंट हैंड होते हैं, कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट हैंड, यानी कि एग्जामिनर जब अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाता है तो हैंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूर जाना क्या कहलाएगा, डाइवर्जन कहलाएगा। तो डाइवर्जेंट हैंड अगर है तो हेड पैल्पेट नहीं होगा, नो फीटल हेड पैल्पेट, या फीटल हेड जो है वो पैल्पेट नहीं होगा। अगर दोनों हाथ दूर जा रहे हैं तो इस कंडीशन में फीटल हेड जो है वो पैल्पेट नहीं होगा। तो फीटल हेड नॉट पैल्पेट, फीटल हेड पैल्पेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो चुका है, उसका एंगेजमेंट हो चुका है। देयर इज एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड, यानी फीटल हेड एंगेज हो चुका है। कहाँ आ गया है फीटल हेड, स्चियल स्पाइन के लेवल या प्लस में चला गया है, ये इधर पूरा आ गया है। तो हेड का क्या होगा, जो एग्जामिनर के हैंड्स है उनका क्या होगा, डाइवर्जन होगा। शोल्डर की वजह से दोनों हाथ दूर की तरफ जाएंगे, फीटस के शोल्डर की वजह से, ये फीटस के शोल्डर दोनों हाथ दूर जाएंगे, और दूर जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, डाइवर्जन। और डाइवर्जन हो रहा है, इसका मतलब एंगेजमेंट हो चुका है, फीटल हेड पैल्पेट नहीं होगा। दिस इज द फोर्थ लियोपोल्ड, और इसी को बोलते हैं सेकेंड पेल्विक ग्रिप। क्लियर है। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप, फंडल ग्रिप, दूसरा लेटरल, तीसरा इसके बाद हो गया फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, दैट इज थर्ड लियोपोल्ड पाउलिक ग्रिप, और फोर्थ लियोपोल्ड उसी को बोलते हैं सेकेंड पेल्विक ग्रिप। अब थर्ड और फोर्थ, थर्ड लियोपोल्ड और फोर्थ लियोपोल्ड दोनों से एंगेजमेंट का पता लगा सकते हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एंगेजमेंट का बेटर असेसमेंट जो है, दोनों में से एक चूज करना है। तो बेटर असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का बेटर असेसमेंट जो है वो कौन सी ग्रिप के द्वारा होता है, बेटर असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट बाय फोर्थ लियोपोल्ड। तो आपका आंसर किसको जाएगा, फोर्थ लियोपोल्ड जाएगा। मतलब एंगेजमेंट का पता दोनों ग्रिप से चलता है, थर्ड और फोर्थ दोनों से पता चलता है, लेकिन अगर आपको एक चूज करना है, प्रायोरिटी देना है, तो हम किसको देंगे, फोर्थ लियोपोल्ड को प्रायोरिटी देंगे, दैट इज सेकेंड पेल्विक ग्रिप, इसको प्रायोरिटी जो है वो देंगे। तो एंगेजमेंट का बेटर असेसमेंट जो है वो कौन सी ग्रिप के द्वारा होगा, दैट इज फोर्थ लियोपोल्ड सेकेंड पेल्विक ग्रिप। तो ये तो हो गया ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन मेथड काम में लेते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में असेसमेंट करेंगे, और 4 प्रकार की ग्रिप होती है। अब डायग्रामेटिकली इनको अपन देखते हैं कि किस टाइप से हैंड का प्लेसमेंट है और कैसे इनका असेसमेंट जो है वो किया जाता है। तो लियोपोल्ड मैन्यूवियर हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर डायग्रामेटिकली अपन देखें किस टाइप का अपीयरेंस इनका रहता है। ऑल 4 टाइप ऑफ ग्रिप्स, इनके असेसमेंट की अपन बात करते हैं। देखिए इसको नोट करना है साथ साथ। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप से किसका पता लगाएंगे, फीटल पोल का पता लगाएंगे, लाई का पता लगाएंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट, एंगेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ फीटल हेड आर असेस्ड बाय लियोपोल्ड मैन्यूवियर। लियोपोल्ड मैन्यूवियर की सहायता से इन सब का असेसमेंट कर सकते हैं अपन। ये क्या होते हैं, सारी डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ी थी पहले, कि फीटल पोल क्या होता है, मतलब हेड किधर की तरफ से बटक्स किधर की तरफ है। लाई क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स ऑब्लिक लाई। प्रेजेंटिंग पार्ट में वर्टेक्स ब्रो फेस वाला अपन ने पढ़ा था, सिफेलिक हो गया। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था एंगेजमेंट के बारे में, स्टेशन 0। एटीट्यूड भी पढ़ा था हमने, फीटस का खुद के साथ में जो रिलेशनशिप है वही क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। वेल फ्लेक्स एटीट्यूड, डी फ्लेक्स एटीट्यूड,
पार्शियली एक्सटेंडेड, फुली एक्सटेंडेड, ये एटीट्यूड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इन सब का पता किसकी सहायता से लगाते हैं? लियोपोल्ड मैन्यूवियर की सहायता से लगाते हैं। लियोपोल्ड मैन्यूवियर कितनी ग्रिप होती है? 4 ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप होती है, जो अपन ने लिखा, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, सेकेंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड इज पाउलिक ग्रिप, फोर्थ लियोपोल्ड इज डीप पेल्विक ग्रिप और सेकेंड पेल्विक ग्रिप। ये 4 ग्रिप के बारे में नोट करना है इन सबको। फंडल ग्रिप से किसका पता चलेगा? ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। किसका पता चलेगा? फीटल पोल। हमने पढ़ा था कि फंडस में फीटस का कौन सा पार्ट आएगा और बटक्स में कौन सा पार्ट, सॉरी सिम्फाइसिस प्यूबिस, पेल्विस में कौन सा पार्ट आ रहा है। ये असेसमेंट किसके द्वारा हो गया? फंडल ग्रिप के द्वारा हो गया। कौन से पार्ट का असेसमेंट करेंगे? फंडल पार्ट का। तो इससे किसका पता चलेगा? फीटल पोल का पता चलेगा। क्लियर है? लेटरल ग्रिप से फीटल लाई का पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल लाई है या ट्रांसवर्स लाई है। एक तरफ बैक आ रहा है, दूसरी तरफ एक्सट्रीमिटी जा रहा है, इससे अपन को पता चल जाएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। एक तरफ बटक्स आ रहा है, दूसरी तरफ हेड आ रहा है, इससे अपन को पता चल जाएगा कि ट्रांसवर्स लाई है। तो लाई का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप काम में लेते हैं? ये चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखना है इनको। फीटल पोल का असेसमेंट कौन सी ग्रिप से द्वारा होता है? आंसर इज फंडल ग्रिप। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फीटल लाई का पता किससे चलेगा? आंसर इज लेटरल ग्रिप से असेसमेंट करेंगे। तीसरा, पाउलिक ग्रिप, किसका असेसमेंट होगा? प्रेजेंटिंग पार्ट का असेसमेंट होगा। ये वर्टेक्स है कि ब्रो है कि फेस है, ये पैल्पेशन से पता चल जाएगा। और एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो असेसमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट एंड एंगेजमेंट, इसके लिए कौन सी ग्रिप हो गई? आंसर क्या रहेगा? पाउलिक ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड। बाय वन हैंड, एक हाथ से असेस करते हैं। और पेल्विक ग्रिप, सेकेंड लियोपोल्ड, टू असेस एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का बेस्ट या बेटर असेसमेंट कौन सी ग्रिप से द्वारा होता है? इसी फोर्थ लियोपोल्ड से होता है। तो एंगेजमेंट एंड एटीट्यूड ऑफ फीटल हेड, इसका असेसमेंट किसके द्वारा होगा? पेल्विक ग्रिप से होगा। ये 4 लाइनें, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। फीटल पोल के लिए फंडल ग्रिप, फीटल लाई के लिए लेटरल ग्रिप, फिर इसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेजमेंट के लिए पाउलिक ग्रिप। पहली प्रायोरिटी प्रेजेंटिंग पार्ट पाउलिक ग्रिप हो गया। एंगेजमेंट के लिए पहली प्रायोरिटी कौन सा रहेगा? पेल्विक ग्रिप रहेगा। तो पेल्विक ग्रिप से सेकेंड लियोपोल्ड, सॉरी फोर्थ लियोपोल्ड, सेकेंड पेल्विक ग्रिप, इसकी सहायता से एंगेजमेंट और एटीट्यूड का असेसमेंट करते हैं। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्रिप, और इनके पर्पज हो गए कि क्या इनका यूजेज जो है वो रहेगा। क्लियर है? तो ये 4 प्रकार की ग्रिप होती है। नोट कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट अपन स्लाइड की बात करें, इमेज की। ये 4 प्रकार की ग्रिप का असेसमेंट हो गया। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट लियोपोल्ड हो गया। कौन सी ग्रिप हो गई? ये फंडल ग्रिप हो गया। फर्स्ट लियोपोल्ड, फंडल लिखा था। सेकेंड लियोपोल्ड मैन्यूवियर, दिस इज द लेटरल ग्रिप हो गया। देखो फर्स्ट लियोपोल्ड में फंडल कौन से रीजन को पैल्पेट कर रहे हैं? फंडस पार्ट को। मदर कौन सी पोजीशन में है? सुपाइन पोजीशन में है। मदर का फेस इधर की तरफ है, एग्जामिनर का फेस हेड एंड की तरफ हो, सॉरी फुट एंड की तरफ हो गया। दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है। कौन से पार्ट को होल्ड किया है? सर फंडस पार्ट को होल्ड किया है। फंडस पार्ट का पैल्पेशन कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगी? फंडल ग्रिप कहलाएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन आए हुए हैं ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको डायग्राम दे दिया और बताना है कि बताओ ये कौन सी ग्रिप का असेसमेंट है या कौन सी ग्रिप को असेस कर रहे हैं। ठीक है? तो ये अपर पार्ट के अंदर फंडस वाले पार्ट को, तो ये फंडल ग्रिप हो गई। क्लियर है? बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, कोई टिपिकल नहीं है। दिस इज फंडल ग्रिप। किसका पता चलेगा? फीटल पोल का पता इससे चलेगा। अगर ये सॉफ्ट इरेगुलर मास फील हो रहा है, इसका मतलब बटक्स आ रहे हैं बच्चे के। क्या आ रहे हैं? बटक्स। बटक्स फंडस में आ रहा है, इसका मतलब हेड कहाँ पर है? सर पेल्विस के अंदर है। और हेड पेल्विस में, इसका मतलब ये कौन सा प्रेजेंटेशन है? सर ये तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। तो ये पोल का पता चल गया। क्लियर है? यही अपन ने पढ़ा था, ये इस डायग्राम में पूरी चीजें एक्सप्लेन हो रहा है। मदर सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर फुट एंड की तरफ, दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने। फिर एग्जामिनर अपने दोनों हाथों से फंडस पार्ट को पैल्पेट करेगा। अगर पैल्पेट करने पर सॉफ्ट इरेगुलर मास फील हो रहा है, इसका मतलब ये बच्चे के बटक्स हो गए। और अगर हेड इधर की तरफ होता तो वो हार्ड और रेगुलर फील होता, इसका मतलब फंडस में हेड आ गया। उसके हिसाब से पता चलेगा कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो पोल का पता इस ग्रिप की सहायता से लगा सकते हैं। क्लियर है? दूसरा जो हमने ग्रिप पढ़ा, दैट इज लेटरल। देखो अम्बिलिकस सेंटर पार्ट हो गया। अम्बिलिकस के लेटरल पे एग्जामिनर अपने दोनों हाथ रख रहा है। मदर अगेन सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर फुट एंड की तरफ, दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट। एग्जामिनर अपने दोनों हाथ अम्बिलिकस के लेटरल प्लेसमेंट करेगा और असेसमेंट करेगा। इससे फीटल लाई का पता चलेगा। जिधर इरेगुलर गांठ के समान संरचना महसूस हो रही है, इसका मतलब इधर की तरफ एक्सट्रीमिटीज है। और कर्व मास फील हो रहा है, इसका मतलब इधर बच्चे की, फीटस की बैक साइड आ गया।
तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया, ये कौन सा लाई हो गया सर, ये लॉन्गिट्यूडिनल लाई हो गया। तो लाई का पता किससे चलेगा, लाई का पता जो है वो कौन सी ग्रिप से चलता है, लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप, दैट इज सेकेंड लियोपोल्ड। क्लियर है। तीसरा इसके बाद हमने पढ़ा दैट इज पाउलिक ग्रिप बाय वन हैंड। इन चारों डायग्राम में देख सकते हैं इधर बोथ हैंड का यूज हो रहा है, इसमें भी बोथ हैंड का यूज हो रहा है, चौथी फोर्थ लियोपोल्ड में भी बोथ हैंड का यूज हो रहा है। एकमात्र यही थर्ड लियोपोल्ड है जो लिखा हुआ है, दिस इज थर्ड लियोपोल्ड, एकमात्र यही ग्रिप है जो वन हैंड से हो रही है, जो मैंने बोला था। अगेन मदर सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर फुट हैंड की तरफ, फेस एक दूसरे के आमने सामने हो गया। और पेल्पेट कौन से रीजन को कर रहे हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन, देखो लोअर पार्ट को पेल्पेट कर रहे हैं, यहाँ अपर पार्ट हो गया, यहाँ लेटरल पार्ट हो गया, यहाँ लोअर सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन का पेल्पेशन हो रहा है। कितने, वन हैंड से हो रहा है, अंगूठा एक तरफ, फोर फिंगर एक तरफ, एक तरफ अंगूठा एक तरफ फोर फिंगर, पूरे हाथ को फैला के, और फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को पैल्पेट कर रहे हैं। किसका पता चलेगा इसमें, प्रेजेंटिंग पार्ट का पता चलेगा, और एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एग्जामिनर को अपने हाथ में बेबी का हेड महसूस हो रहा है, पैल्पेट हो रहा है, इसका मतलब अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ, और अगर पैल्पेट नहीं होगा इसका मतलब एंगेजमेंट हो गया है। इसी थर्ड लियोपोल्ड को क्या लिखा है हमने, पाउलिक ग्रिप लिखा है। क्लियर है। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, दिस इज फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि किस टाइप से ग्रिप का असेसमेंट करते हैं। लास्ट चौथा, इसमें जाकर के पोजीशन चेंज होती है फोर्थ लियोपोल्ड में, मदर सुपाइन पोजीशन। अब आप देख सकते हैं एग्जामिनर मदर के हेड की तरफ है और दोनों का चेहरा एक ही डायरेक्शन में है। अब दोनों हाथों से कौन से रीजन को, सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन, यहाँ एक हाथ से सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को असेस कर रहे हैं थर्ड लियोपोल्ड, यहाँ दोनों हाथों से सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को असेस कर रहे हैं, दिस इज द फोर्थ लियोपोल्ड सेकंड पेल्विक ग्रिप। दोनों हाथों को फिर नीचे की तरफ लाते हैं, नीचे की तरफ लाने पर दोनों हाथों का अगर डाइवर्जन हो रहा है, तो एग्जामिनर को अपने दोनों हाथों के बीच में बच्चे का हेड महसूस होगा, इसका मतलब एंगेजमेंट की प्रोसेस अभी नहीं हुई है, यही हमने लिखा था, यही कहलाती है फोर्थ लियोपोल्ड। तो अगर ये कन्वर्जेंट हैंड है, दोनों हाथ नीचे की तरफ लाने पर पास आते हुए हाथ महसूस हो रहे हैं, तो ये कन्वर्जन कहलाता है, कन्वर्जेंट हैंड। तो बच्चे का हेड जो है वो एग्जामिनर को अपने हाथों में महसूस होगा, इसका मतलब क्या है, एंगेजमेंट की प्रोसेस नहीं हुई। और अगर हाथों को नीचे लाने पर इनका डाइवर्जन होता है, इसका मतलब हेड एंगेज्ड हो गया है, तो बच्चे का हेड पैल्पेट नहीं होगा। तो एंगेजमेंट और एटीट्यूड, इनका पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप आती है, फोर्थ लियोपोल्ड आता है, इसी को बोलते हैं सेकेंड पेल्विक ग्रिप। क्लियर है अब। तो मैं समझता हूँ कि अब ग्रिप के बारे में आपको पूरा अच्छे से क्लियर है कि किस टाइप से असेसमेंट करते हैं और कौन सी ग्रिप में क्या असेस करते हैं, यही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। और अपन इमेज के हिसाब से देखें और डायग्रामेटिक व्यू की अपन बात करें, दिस इज फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, आप देख सकते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, ये फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है, हाँ सर, ये पाउलिक ग्रिप भी है। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप को ही क्या बोलते हैं, पाउलिक। कैसे पता चला ये पाउलिक है, थर्ड लियोपोल्ड है, तो सिंपल, एक हाथ से असेसमेंट हो रहा है, और वन हैंड से असेसमेंट तो केवल थर्ड लियोपोल्ड में ही होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन, वन हैंड से असेसमेंट हो रहा है, मतलब ये कंफर्म है 100% की कौन सी है, पाउलिक। और पाउलिक को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, दिस इज थर्ड लियोपोल्ड। हेड या फिर ब्रीच एंगेजमेंट हुआ है या एंगेजमेंट नहीं हुआ है, ये पता लगा सकते हैं इस ग्रिप से, और प्रेजेंटिंग पार्ट का पता लगा सकते हैं। देखो हेड है या ब्रीच आ रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट का पता इस ग्रिप से लगा सकते हैं, वो अपन ने डिस्कस किया। तो दिस इज द पेल्विक, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और पाउलिक ग्रिप। ये भी चार डायग्राम हो गया सेम ऐसे ही। नंबर 1 इज फंडल ग्रिप, फिर लेटरल ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप, फिर फर्स्ट पेल्विक और सेकंड पेल्विक। ये हो गया फर्स्ट मैन्यूवियर, मतलब फर्स्ट लियोपोल्ड। कौन से पार्ट को पैल्पेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, ये फंडल पार्ट को पैल्पेट कर रहे हैं, तो ये पहला हो गया फर्स्ट लियोपोल्ड। यहाँ पर अम्बिलिकस का लेटरल पार्ट पैल्पेट कर रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, सेकंड लियोपोल्ड हो गया। यहाँ पर वन हैंड से कर रहे हैं, तो ये थर्ड लियोपोल्ड हो गया, लिखा हुआ है थर्ड लियोपोल्ड, इसी को फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। और फोर्थ लियोपोल्ड, दोनों हाथों से एंगेजमेंट और एटीट्यूड का पता लगाएंगे, दैट इज द सेकेंड पेल्विक ग्रिप, इसी को क्या बोलते हैं, फोर्थ लियोपोल्ड बोलते हैं। क्लियर है। दीज आर द ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप असेसमेंट, लियोपोल्ड मैन्यूवियर इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट कुछ और चीजें आपको याद रखनी है, और कुछ नाम है मैन्यूवियर से रिलेटेड, वो आपको याद रखने हैं। जैसे इन केस ऑफ शोल्डर डिस्ट्रोकिया, लियोपोल्ड
ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप 4 प्रकार की होती है, वो कंप्लीट है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है, नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा मैन्यूवियर किस में काम में लेते हैं। कौन सी कंडीशन, शोल्डर डिस्टोकिया। ग्रिप के बाद लिखना है, ग्रिप कंप्लीट हो गया यहाँ पर, इसके बाद आपको लिखना है शोल्डर डिस्टोकिया क्या होता है। वेजाइनल डिलीवरी ऑफ द हेड तो हो गया, उसके बाद बच्चे का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर नहीं हो पाता है, फंस जाता है। किसके बीच में फंस जाता है, अबव द मदर्स प्यूबिक बोन, मदर की प्यूबिक बोन के पीछे की तरफ फंस जाता है। कौन सा शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर। तो देखो शोल्डर डिस्टोकिया मतलब शोल्डर का डिलीवर नहीं हो पाना, इनएबिलिटी टू डिलीवर शोल्डर। बच्चे का हेड तो बाहर आ गया, अपने पढ़ा था। क्राउनिंग के बाद छठा स्टेप आता है एक्सटेंशन, उसमें हेड डिलीवर हो जाता है। एक्सटेंशन मैकेनिज्म से हेड की डिलीवरी होती है, तो बच्चे का हेड तो डिलीवर हो गया, लेकिन अब शोल्डर जो है वो प्यूबिक बोन के पीछे की तरफ अरेस्ट हो गया है, फंस गया है। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, शोल्डर डिस्टोकिया कहलाता है, जिसका साइन इंक्लूड रिट्रैक्शन ऑफ द बेबीज हेड बैक इनटू द वेजाइना। वेजाइना के अंदर बेबी के हेड का क्या होगा, रिट्रैक्शन होगा। क्या क्या साइन कहलाता है, टर्टल साइन कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, टर्टल साइन किस में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या होगा, शोल्डर डिस्टोकिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। टर्टल साइन क्या होता है, हेड का रिट्रैक्शन होना, रिट्रैक्शन ऑफ बेबी हेड बैक इनटू द वेजाइना। वेजाइना में बेबी के हेड का रिट्रैक्शन होना, किस कंडीशन में, शोल्डर डिस्टोकिया की कंडीशन में। यही साइन क्या कहलाता है, टर्टल साइन कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया, टर्टल साइन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, या दिखाई देता है कौन सी कंडीशन में, शोल्डर डिस्टोकिया की कंडीशन। शोल्डर डिस्टोकिया क्या होता है, ये डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है कि बेबी के एंटीरियर शोल्डर का डिलीवर नहीं हो पाना। नोट करना है इसको, साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में है ये। टर्टल साइन, शोल्डर डिस्टोकिया। इस शोल्डर डिस्टोकिया की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर, ब्रेकियल प्लेक्सस हो सकता है। कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सस। एक्सिला वाले में ब्रेकियल प्लेक्सस पाया जाता है, ये डैमेज हो सकता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है। क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर हो सकता है, ये तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और मदर में वेजाइना और पेरिनियम जो है वो रप्चर जो है वो हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो शोल्डर डिस्टोकिया की कंडीशन में ब्रेकियल प्लेक्सस हो सकता है, और क्लेविकल बोन फीटस की जो है बेबी की वो फ्रैक्चर हो सकती है। क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसके लिए, ट्रीटमेंट लिखा हुआ है मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर और रूबिन्स मैन्यूवियर जो है वो काम में लेते हैं। कौन सा मैन्यूवियर काम में लेते हैं इसके लिए, आइदर मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर, या फिर कौन सा मैन्यूवियर काम में लेते हैं, रूबिन्स मैन्यूवियर जो है वो काम में लेते हैं, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवियर। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पर, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवियर एंड रूबिन्स मैन्यूवियर, ये काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं, शोल्डर डिस्टोकिया के लिए ये मैन्यूवियर्स जो है वो काम में लिए जाते हैं। अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। फिर से लिख लेता हूं मैं इसको। इन केस ऑफ शोल्डर डिस्टोकिया, डेफिनेशन क्या है वो आपने लिख ही लिया है। शोल्डर डिस्टोकिया, एंटीरियर शोल्डर का डिलीवर नहीं हो पाना, शोल्डर डिस्टोकिया कहलाता है। इसके अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है, टर्टल साइन जो है वो देखने को मिलता है। टर्टल मतलब वही अपन बोलते हैं कछुआ, तो कछुआ कैसे अपने हेड को वापस फोल्ड कर लेता है, उसी टाइप से ये साइन देखने को मिलता है, टर्टल साइन। तो शोल्डर डिस्टोकिया की कंडीशन में टर्टल साइन जो है, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस से टर्टल साइन हो गया, टर्टल साइन देखने को मिलेगा। रिट्रैक्शन होता है हेड का इनटू द वेजाइना, शोल्डर डिस्टोकिया में टर्टल साइन। इस शोल्डर डिस्टोकिया के लिए कौन सा मैन्यूवियर काम में लेते हैं, ये अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कौन सा मैन्यूवियर काम में लेते हैं, एक तो अपन ने लिखा है मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवियर, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवियर। इसी तरह से इसके लिए कौन सा मैन्यूवियर काम में लेते हैं, रूबिन्स मैन्यूवियर काम में लेते हैं। रूबिन्स मैन्यूवियर का ही दूसरा नाम क्या है, रूबिन्स मैन्यूवियर को ही दूसरे नाम की अपन बात करते हैं तो ये है रिवाइज्ड वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको याद रखना है। रिवाइज्ड वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर, रूबिन्स का दूसरा नाम हो गया
वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर, इसी को बोलते हैं रूबिन्स मैन्यूवियर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर किससे रिलेटेड है, शोल्डर डिस्टोकिया के से रिलेटेड है। रूबिन्स मैन्यूवियर या रिवाइज्ड वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर, ये भी किससे रिलेटेड है, शोल्डर डिस्टोकिया से रिलेटेड है। इसी तरह से अपन शोल्डर डिस्टोकिया के ट्रीटमेंट के लिए और कौन सा मैन्यूवियर काम में ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। गैस्किन मैन्यूवियर काम में ले सकते हैं। और कौन सा है, गैस्किन मैन्यूवियर, ये काम में ले सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन से मैन्यूवियर शोल्डर डिस्टोकिया से रिलेटेड है। मैक रॉबर्ट हो गया, रूबिन हो गया, इसी को वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर बोलते हैं। और कौन सा हो गया, गैस्किन मैन्यूवियर हो गया। और लास्ट कौन सा मैन्यूवियर काम में ले सकते हैं, और कौन सा मैन्यूवियर काम में ले सकते हैं, लास्ट वन नाम आपको याद रखना है, जैक्विमर मैन्यूवियर। कौन सा है, जैक्विमर मैन्यूवियर, ये काम में ले सकते हैं। तो नंबर 1 मैक रॉबर्ट, दूसरा इसके बाद रूबिन्स, इसी को वुड कॉर्क स्क्रू बोलते हैं। तीसरा और मैन्यूवियर की बात करें तो गैस्किन। और चौथे मैन्यूवियर की बात करें तो वो कौन सा है, रूबिन्स मैन्यूवियर, सॉरी जैक्विमर मैन्यूवियर। जैक्विमर साइन हमने पढ़ा था एक, हाँ सर, जैक्विमर साइन तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना होता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 8 वीक पर दिखाई देता है, वो हमने साइन सिम्टम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिस्कस किया था। तो जैक्विमर साइन वो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना है। और जैक्विमर मैन्यूवियर किसके लिए काम में लेते हैं, शोल्डर डिस्ट्रोकिया के लिए काम में लेते हैं। जैक्विमर मैन्यूवियर का दूसरा नाम जो है दैट इज बर्नम मैन्यूवियर भी बोलते हैं इसको। तो जैक्विमर मैन्यूवियर का दूसरा नाम जैक्विमर मैन्यूवियर दैट इज बर्नम मैन्यूवियर भी बोलते हैं इसको। तो ये सारे मैन्यूवियर्स जो है, यानी सारे मैनुअली असेस करेंगे, मैनुअली शोल्डर डिस्ट्रोकिया को मैनेज करेंगे और डिलीवरी शोल्डर की करवाएंगे, बच्चे की डिलीवरी करवाएंगे। तो मैक रॉबर्ट, रूबिन्स, वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर, गैस्किन, जैक्विमर मैन्यूवियर, इसी का दूसरा नाम हो गया बर्नम मैन्यूवियर। ये सारे किससे रिलेटेड है, शोल्डर डिस्ट्रोकिया से रिलेटेड है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, एक नाम अपने लिखा था वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर। कौन सा लिखा था, वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर। इसी रिवाइज वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर को रूबिन्स मैन्यूवियर भी लिखा हमने। क्या लिखा, रूबिन्स मैन्यूवियर भी बोलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं बच्चे का हेड तो डिलीवर हो गया, शोल्डर डिस्ट्रोकिया, एंटीरियर शोल्डर अरेस्ट हो गया प्यूबिक बोन के पीछे की तरफ। तो क्या करेंगे इसके अंदर, एग्जामिनर अपना एक हाथ जो है, डॉक्टर लोकेट इम्पैक्टेड शोल्डर विथ फिंगर, फिंगर की सहायता से पता लगाएगा शोल्डर कहाँ फंसा हुआ है। तो जो इम्पैक्टेड शोल्डर है उसकी लोकेशन तैयार करेगा, 2 फिंगर, ये इंसर्ट करके पता लगाएगा। इसके बाद में 2 फिंगर इंसर्ट किया, पता लगाने के बाद 2 फिंगर इंसर्ट कर रखा है। अब जो डॉक्टर है सेकेंड स्टेप में लोकेट करने के बाद रोटेट शोल्डर अवे फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन दोनों फिंगर की सहायता से फिंगर इंसर्ट किया। देखो ये फिंगर इंसर्ट किया, यहाँ पर फिंगर इंसर्ट करने के बाद में ये शोल्डर जो पीछे की तरफ फंसा हुआ था, इस शोल्डर को रोटेट कर दिया सामने की तरफ। तो डॉक्टर रोटेट शोल्डर अवे फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस से दूसरी तरफ शोल्डर को रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अब इस शोल्डर की क्या करवा देंगे, डिलीवरी करवा देंगे। अगर रोटेशन सक्सेसफुली होता है, इफ सक्सेसफुल बेबी रोटेट इट डिस्प्लॉयड एंड इज डिलीवर, तो उसके बाद बच्चे के शोल्डर की क्या करवाएंगे, डिलीवरी करवाएंगे। अगर रोटेशन हो जाता है फिंगर से तो फिर बच्चे के शोल्डर की डिलीवरी करवाएंगे और पूरे बेबी की डिलीवरी जो है वो परफॉर्म करवाएंगे। इसी मैन्यूवियर को क्या बोलते हैं, वुड स्क्रू मैन्यूवियर बोलते हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है कि इमेजेस जो है वो कौन से मैन्यूवियर को इंडिकेट कर रही है, दैट इज वुड स्क्रू मैन्यूवियर, इसी को रूबिन्स मैन्यूवियर भी बोलते हैं। क्लियर है ये। इसी तरह से एक मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर लिखा अपन ने शोल्डर डिस्ट्रोकिया के मैनेजमेंट के लिए, कौन सा लिखा था, मैक रॉबर्ट। मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर में क्या करते हैं, पहले एक दूसरा इमेज देखते हैं उसके बाद इसको देखते हैं। दिस इज मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर। मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर में देखो प्रेग्नेंट लेडी हेड डिलीवर हो गया है, इस नी का, मदर का जो एक पैर है, घुटने का तो फ्लेक्शन कर दिया और थाइस किधर की तरफ ले आए, एब्डोमेन के ऊपर, देखो पूरा थाई एब्डोमेन की तरफ। तो पहली स्टेप ये है, पहली स्टेप ये है कि मदर का लेग, नी, घुटना जो है वो फ्लेक्स कर दिया, इधर की तरफ कर रहे हैं, मतलब नी को क्या कर दिया, फ्लेक्स्ड, और थाइस किधर की तरफ आ गया, एब्डोमेन की तरफ। पहला स्टेप तो ये हो गया, नंबर 1 स्टेप, कि मदर की लेग को फ्लेक्स्ड करेंगे, थाइस एब्डोमेन की तरफ आएगा, पूरा पैर मोड़ दिया है, एक पैर जो है वो मोड़ दिया है।
दूसरा इसके बाद डॉक्टर जो है वो अपने एक हाथ से, देखो एक हाथ से तो पैर को होल्ड कर दिया, सपोर्ट दे दिया, फ्लेक्स कर दिया। दूसरे हाथ से डॉक्टर और जो है ऑब्स्टेट्रिशियन ये अपने हाथ से प्रेशर जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन पर बच्चे के शोल्डर के ऊपर लगाएंगे दूसरे हाथ से। तो ये 2 नंबर का एरो आप देख सकते हैं किधर की तरफ है, मदर के एब्डोमेन के ऊपर, शोल्डर के ऊपर है। यही क्या कहलाता है, मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर कहलाता है। तो पहली स्टेप देखो, लेग फ्लेक्स्ड ऑन टू एब्डोमेन, मदर का लेग फ्लेक्स कर दिया एब्डोमेन के ऊपर। कॉजेज रोटेशन ऑफ द पेल्विस, इससे पेल्विस क्या होगी, रोटेट होगी। अलाइनमेंट ऑफ द सैक्रम एंड ओपनिंग ऑफ द बर्थ कैनाल। इस पहली स्टेप से, इस लेग को फ्लेक्स करने से एब्डोमेन के ऊपर क्या होगा, बर्थ कैनाल ओपन होगी। पहली स्टेप से बर्थ कैनाल ओपन होगी और सैक्रम किधर चला जाएगा, सैक्रम थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा तो स्पेस बढ़ेगा। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाइड ऑन फीटल एंटीरियर शोल्डर। सुप्रा प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन पर डॉक्टर जो है वो अपने दूसरे हाथ से प्रेशर अप्लाई करेगी मुट्ठी बंद करके। ये प्रेशर अप्लाई करेंगे कौन से रीजन के ऊपर, सुप्रा प्यूबिक रीजन बाहर से हो गया। तो ये सारा प्रेशर किसके ऊपर आएगा, फीटस के एंटीरियर शोल्डर के ऊपर आएगा। और एंटीरियर शोल्डर के ऊपर आएगा प्रेशर तो उसकी वजह से एंटीरियर शोल्डर जो पीछे फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। यही मेथड क्या कहलाता है, मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर कहलाता है, जो किससे रिलेटेड है, ट्रीटमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोकिया। क्लियर है। तो ये पोजीशन है जो मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर ये काम में लेते हैं। इस मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर में आप देख सकते हैं पोजीशन प्रोवाइड करने से पहले, पोजीशन प्रोवाइड करने से पहले ये सैक्रम वाला रीजन हो गया और ये पेल्विस वाला पार्ट हो गया। मदर की कौन सी हो गई, पेल्विस वाला पार्ट हो गया। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन हो गया, दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन, और पीछे की तरफ ये सैक्रम। तो डायगोनल ओरिएंटेशन ऑफ सिम्फाइसिस मेक शोल्डर डिलीवरी डिफिकल्ट। इसमें शोल्डर डिलीवरी डिफिकल्ट होगी, डिस्टोकिया हो गया। मैक रॉबर्ट पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद थाई को एब्डोमेन की तरफ फोल्ड कर दिया, फिर एग्जामिनर अपने दूसरे हाथ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है सुप्राप्यूबिक रीजन के ऊपर। यहाँ प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, देखो सैक्रम पीछे की तरफ चली गई, सैक्रम पीछे की तरफ चली गई और सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन पहले यहाँ था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। प्रेशर यहाँ अप्लाई करने की वजह से सैक्रम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो शोल्डर आसानी से निकल जाएगा और बेबी के शोल्डर की क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर। क्लियर है। तो मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर ये काम में लेते हैं शोल्डर डिस्टोकिया की कंडीशन के अंदर। ये डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया। ये भी वही ये तो हो गया मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर, और कौन सा हो गया एक अपन ने डिस्कस किया, वुड कॉर्कस्क्रू मैन्यूवियर, जो कि शोल्डर डिस्टोकिया को ट्रीट करने के लिए काम में आते हैं। इसी तरह से एक और मैन्यूवियर का आपको नाम याद रखना है, दैट इज रिटजेन मैन्यूवियर। मैन्यूवियर का नाम क्या याद रखना है, रिटजेन मैन्यूवियर। ये क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो आपको याद रखना है, रिटजेन मैन्यूवियर। इसमें बच्चे की फेस की डिलीवरी करवाई जाती है, फेस डिलीवर करवाया जाता है। ये जो चिन वाला हिस्सा है, बच्चे की जो ठुड्डी वाला हिस्सा है, मेंटम वाला हिस्सा, ये फंस गया है, इस मेंटम वाले हिस्से को डिलीवर करवाना है। तो कौन सा मैन्यूवियर काम में लेंगे, रिटजेन मैन्यूवियर काम में लेंगे। तो रिटजेन मैन्यूवियर मीन्स दैट द फीटल चिन, चिन मतलब कौन सा पार्ट हो गया, मेंटम वाला पार्ट हो गया, लिखना है साथ साथ। रिटजेन मैन्यूवियर क्या होता है, फीटल चिन जो है वो कहाँ पहुंच गई है, एनस और कॉकिक्स के बीच में पहुंच गई है, रीचेस बिटवीन, मदर की एनस हो गया और कॉकिक्स इनके बीच में पहुंच गई है, और पुल्ड एंटीरियरली यूजिंग द फिंगर। इस मेंटम या चिन वाले रीजन को जो कहाँ पहुंच गई है, एनस और कॉकिक्स के बीच में पहुंच गई है, इसको सामने की तरफ खींचा जाता है पुल्ड एंटीरियरली। किसकी सहायता से, एग्जामिनर अपनी फिंगर की सहायता से इस चिन वाले रीजन को आगे की तरफ खींचता है ताकि चिन वाला हिस्सा जो है वो डिलीवर हो सके, फेस या हेड की डिलीवरी हो सके। एक हाथ से तो फिंगर की सहायता से चिन वाले रीजन को आगे खींचेगा, दूसरा हाथ जो है अदर हैंड ऑन द फीटल ऑक्सीपिटल रीजन। पहले लिख लो इसको, इसके बाद डायग्राम देखते हैं अपन। एक हाथ से फिंगर की सहायता से चिन को आगे की तरफ खींचेगा, सामने की तरफ। दूसरा हाथ जो है वो कहाँ रखेगा, ऑक्सीपिटल रीजन पर रखेगा, टू कंट्रोल स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड कीप फ्लेक्शन ऑफ द फीटल नेक। स्पीड ऑफ डिलीवरी को कंट्रोल किया जा सके इसलिए दूसरे हाथ से ऑक्सीपिटल रीजन को होल्ड करेगा ताकि अचानक से डिलीवरी ना हो। स्पीड को कंट्रोल किया जा सके इसके लिए दूसरे हाथ से ऑक्सीपिटल रीजन को होल्ड करेगा। इसी मैन्यूवियर को क्या बोलते हैं, रिटजेन मैन्यूवियर कहते हैं। डायग्रामेटिक व्यू की अपन बात करें कैसा दिखाई देगा, कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसकी अगर अपन बात करें तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। रिटजेन मैन्यूवियर ये फीटस का चिन की डिलीवरी से है,
फिंगर की सहायता से चिन को सामने की तरफ पुल करते हैं और दूसरे हाथ से ऑक्सीपिटल रीजन को होल्ड करते हैं। इसी को बोलते हैं रिट चैन मैन्यूवियर। तो इस रिट चैन मैन्यूवियर में इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेबी का चिन वाला रीजन जो है वो किधर पहुंच गया है, मदर की एनस की तरफ पहुंच गया है, सैक्रम और कॉकिक्स वाला रीजन। ये रीजन कौन सा, कॉकिक्स वाला रीजन। ये कौन सा, एनस वाला पार्ट हो गया। तो कॉकिक्स और एनस वाले पार्ट पर फीटस का चिन वाला रीजन, ये चिन हो गया, मेंटम वाला पार्ट पहुंच गया है। इसको डिलीवर करवाने के लिए एग्जामिनर अपनी फिंगर की सहायता से, यही डेफिनेशन में लिखा था, ये एग्जामिनर फिंगर की सहायता से, ग्लव्ड फिंगर इसकी सहायता से इस अंदर इंसर्ट किया फिंगर को और चिन वाले रीजन को बाहर खींचना है। किधर खींचना है, बाहर की तरफ। इधर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, चिन वाला रीजन बाहर आएगा। दूसरे हाथ से किसको होल्ड किया, ऑक्सीपिटल रीजन को, ताकि अचानक से रैपिड डिलीवरी ना हो। तो देखो, एक हाथ से फिंगर की सहायता से चिन को डिलीवर करवाएंगे, दूसरा हाथ से होल्ड करेंगे किसको, एग्जामिनर हेड को। इसी मैन्यूवियर को क्या बोला है हमने, रिट चैन मैन्यूवियर बोलते हैं। दिस इज नोन एज रिट चैन मैन्यूवियर। अब क्लियर है ये, इस टाइप से डिलीवरी जो है वो परफॉर्म कराते हैं, रिट चैन मैन्यूवियर। और डायग्रामेटिक व्यू की अपन बात करें रिट चैन मैन्यूवियर, तो रिट चैन मैन्यूवियर में किसकी डिलीवरी करवाते हैं, डिलीवरी ऑफ द हेड करवाते हैं। हेड में भी आपको स्पेसिफाई करना है, तो किसकी डिलीवरी करवाते हैं, चिन की डिलीवरी करवाते हैं। मतलब फेस प्रेजेंटेशन है और चिन की डिलीवरी है। When the head distend the vulva and perineum enough to open the vaginal introitus to a diameter of 5 cm। देखो, बेबी का चिन वाला रीजन ये पहुंच गया एनस और कॉकिक्स पर, तो ग्लव्ड, स्टेराइल ग्लव्ड हैंड हो गया, इसके ऊपर टॉवल रहेगा, फिंगर इंसर्ट करके बेबी के चिन को सामने की तरफ खींचेंगे, हाथ में टॉवल भी रखेंगे और दूसरे हाथ से किसको होल्ड किया है, ऑक्सीपिटल रीजन को। तो ऑक्सीपिटल रीजन को होल्ड करके रखेंगे, यही कहलाता है रिट चैन मैन्यूवियर। क्लियर है अब? So this is about the Ridge maneuver, McRobert maneuver, wood cork screw maneuver, shoulder dystocia, turtle sign, obstetrical grip assessment। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये डायग्राम एक्सप्लेन कर लिया हमने मैकरोबर्ट मैन्यूवियर, ये भी मैकरोबर्ट मैन्यूवियर का। ये वुड स्क्रू मैन्यूवियर के बारे में हो गया, शोल्डर डिस्टोकिया क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैन्यूवियर है जो कब काम में लेते हैं, ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? कुछ और क्विक रिव्यू की अपन बात करें, शॉर्ट में पढ़ते हैं क्योंकि डेज कम है, अब एग्जाम बिल्कुल सर पे ही आपके, तो उसके हिसाब से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ डिसऑर्डर से रिलेटेड मेंशन कर लेते हैं। बाकी एग्जाम के बाद में पूरा डिटेल में उन सिस्टम को, उन डिसऑर्डर्स को कंटिन्यू करेंगे अपन, जैसा पहले अपन डिस्कस कर रहे थे। ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। मोस्ट कॉमन साइट, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर ही लिख रहा हूँ। मोस्ट कॉमन साइट वो कौन सी हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गया। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन साइट। 97% एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस फैलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हो गई, एम्पुला। तो फैलोपियन ट्यूब में भी मोस्ट कॉमन साइट इज एम्पुला। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। 97% एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसमें होती है। इसमें भी कौन सा, एम्पुला जो है वो सबसे मेन पार्ट। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट है, उसमें एम्पुला में सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपने याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज, तो ये आपको याद रखना है PID, दैट इज पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, PID की वजह से सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो साइट तो हो गया, मोस्ट कॉमन साइट हो गया है फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला। मोस्ट कॉमन कॉज पूछते हैं, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, PID। PID क्या है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज को PID अपन बोलते हैं। इस PID के अंदर सर्विसाइटिस आता है। PID में कौन सा आता है, सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। इसी तरह से मैट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, मैट्राइटिस कहलाता है। साल्पिंजाइटिस,
inflammation of fallopian tube, and oophorytis, inflammation of the ovaries. ओफोराइटिस और ओवेराइटिस एक ही बात है। ये सारी चीज़ें मिल करके पीआईडी कहलाती है। पीआईडी में ये सारे इन्फ्लामेशन आते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, जिसके अंदर सर्विक्स का इन्फ्लामेशन, यूट्रस का इन्फ्लामेशन मेट्राइटिस कहलाता है, फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन साल्पिंजाइटिस, और ओवेरी का इन्फ्लामेशन जो है वो ओफोराइटिस और ओवेराइटिस कहलाता है। दोनों का मतलब सेम है। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन पीआईडी कौन सी है? और मोस्ट कॉमन पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में सबसे कॉमन कौन सी है? तो आपका आंसर होगा साल्पिंजाइटिस। पीआईडी में ओफोराइटिस, मेट्राइटिस, साल्पिंजाइटिस, सर्विसाइटिस सारे आते हैं। विजाइनाइटिस नहीं आता है। विजाइनाइटिस पीआईडी का पार्ट नहीं है। फिर क्वेश्चन ये है कि पीआईडी में सबसे कॉमन कौन सी होती है? साल्पिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन पीआईडी इज साल्पिंजाइटिस। फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पीआईडी के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी, अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी। पीआईडी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। क्लेमाइडिया क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है पीआईडी का। पीआईडी सबसे ज़्यादा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैं वही सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज पीआईडी, मोस्ट कॉमन पीआईडी इज साल्पिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी दैट इज क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पीआईडी देखने को मिलती है। विजाइनाइटिस पीआईडी का पार्ट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्लासिकल ट्रायड सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्लासिकल ट्रायड सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल ट्रायड सिम्टम की अपन बात करें तो वो कौन से हैं? क्लासिकल ट्रायड, ट्रायड का मतलब कितने मेन सिम्टम है? 3 मेन सिम्टम है। एब्डोमिनल पेन, 100% केसेस के अंदर एब्डोमिनल पेन होगा। जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है सब में एब्डोमिनल पेन होता है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? एमनोरिया आता है। 75% केसेस के अंदर एमनोरिया देखने को मिलेगा। एमनोरिया फॉर 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 सप्ताह तक मैक्सिमम एमनोरिया देखने को मिलेगा। तो 3 सिम्टम में पहला कौन सा हो गया? एब्डोमिनल पेन। 100% फीमेल में एब्डोमिनल पेन होगा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा ही होगा पेन। एमनोरिया 75% फीमेल के अंदर, जो कि लास्ट कितने टाइम तक देखने को मिल सकता है? 6 to 8 वीक तक। और तीसरा कौन सा है? वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग कितना परसेंट फीमेल के अंदर? 70% फीमेल के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगा। इन तीनों साइन को क्या बोलते हैं? क्लासिकल ट्रायड सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको याद रखना है। एब्डोमिनल पेन जो है वो कैसा होता है? दैट इज सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। सीवियर नाइफ लाइक कॉलिकी पेन, सीवियर नाइफ लाइक कॉलिकी पेन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, सीवियर नाइफ लाइक कॉलिकी पेन। नेक्स्ट वन इसके बाद लिखना है, इन केस ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्या मतलब है इसका? कि फेलोपियन ट्यूब रप्चर हुई है। तो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रेडिएटिंग पेन देखने को मिलता है। रेडिएटिंग पेन मतलब पेन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा, मूव होगा। तो अगर अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो पेन एक ही जगह पर रहेगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, लोअर एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। अगर फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई तो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसमें पेन कैसा होगा? रेडिएटिंग पेन होगा। तो रेडिएटिंग पेन किस में देखने को मिलेगा? रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। सीवियर नाइफ लाइक कॉलिकी पेन लोअर एब्डोमेन के अंदर। अगर रप्चर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर रेडिएटिंग पेन होगा। रेडिएटिंग पेन किधर की तरफ? रेडिएट यानी मूवमेंट किधर की तरफ होता है? रेडिएट टुवार्ड्स शोल्डर, यानी लोअर एब्डोमेन से पेन किस में होने लगेगा? शोल्डर में भी पेन हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर हुई है
तो फीमेल के शोल्डर में भी पेन देखने को मिल सकता है। ये कहलाता है शोल्डर टिप पेन। दिस इज टर्म एज शोल्डर टिप पेन। तो शोल्डर टिप पेन किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? सर रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है? इसी तरह से रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है तो इसमें रेडिएटिंग पेन होगा, शोल्डर की तरफ रेडिएट हो रहा है, इसको शोल्डर टिप पेन बोलेंगे। इसके अलावा अपन बात करें रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर होती है, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर होती है तो इसके अंदर कुलीन्स साइन देखने को मिलेगा। कुलीन्स साइन, कुलीन्स साइन कौन सा होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्लाइकस, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड अम्लाइकस। अम्लाइकस के चारों तरफ नीले कलर की अपीयरेंस आएगी, ब्लू कलर की अपीयरेंस, इसी को क्या बोलते हैं? कुलीन साइन, जो कि पैंक्रियाटाइटिस में भी देखने को मिलता है। तो कौन से ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन में कुलीन्स साइन देखने को मिलता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर वाली। कुलीन्स साइन नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन में भी, कुछ मेडिकल कंडीशन में भी देखने को मिलता है। आल्सो सीन इन कौन से मेडिकल सर्जिकल डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है? पैंक्रियाटाइटिस में भी देखने को मिलता है। तो ये सिग्निफिकेंट साइन नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी में ही दिखता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन लाइक पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस में भी कुलीन साइन देखने को मिलता है। क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्लाइकस। और रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में शॉक के साइन सिम्टम भी आ सकते हैं, साइन ऑफ शॉक, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कुलीन साइन, शॉक के साइन सिम्टम ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। रेडिएटिंग पेन भी नहीं होगा। रेडिएटिंग पेन कौन से में होता है? रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में लिखना है, इन केस ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और शॉक के साइन सिम्टम आ रहे हैं, साइन ऑफ शॉक, शॉक के साइन सिम्टम, बीपी कम हो रहा है और वीक वायरी पल्स महसूस हो रही है, तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? फर्स्ट एक्शन की अपन बात करेंगे। नर्सिंग एक्शन क्या होगा? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या शॉक को मैनेज करना है? मैनेजमेंट ऑफ शॉक, पहले शॉक को मैनेजमेंट करेंगे। अगर शॉक के साइन सिम्टम आ रहे हैं तो पहले शॉक को मैनेज करेंगे, ये पहली प्रायोरिटी होगा। उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब में प्रोडक्ट है उसको रिमूव करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी कंटिन्यू नहीं हो सकती, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। In case of rupture ectopic pregnancy, what is the first nursing action या what is the first nursing priority? शॉक को मैनेजमेंट करेंगे। शॉक का मैनेजमेंट क्या होगा? स्टार्ट आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन जो बनता है इसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर कंटिन्यूएशन तो हो ही नहीं सकता, एक ही इसका ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट क्या है कि प्रेगनेंसी को खत्म, टर्मिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद लिखना है कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में एक तो आता है लेप्रोस्कोपी। क्या परफॉर्म करेंगे? लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोप की सहायता से एग्जामिनेशन करेंगे। लेप्रोस्कोपी कब करेंगे? व्हेन, जब मदर जो है, व्हेन मदर इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, जब मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो लेप्रोस्कोपी करेंगे। या फिर कंफर्मेटरी के अंदर क्या लिखेंगे अपन? लेप्रोटॉमी लिखेंगे। ओवरऑल चूज करना है तो आपका आंसर क्या होगा? कंफर्मेटरी डायग्नोसिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कौन सा है सर? लेप्रोटॉमी होता है। लेप्रोटॉमी कब करते हैं? जब मदर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, मदर इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, मदर की ब्लड वैल्यू जो है वो नॉर्मल नहीं है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो उस कंडीशन में, अनस्टेबल है तो लेप्रोटॉमी, और लेप्रोटॉमी का मतलब ओपन करना और पूरा ओपन करके ही देख लेना, ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें दोनों काम हो जाएंगे, डायग्नोसिस भी हो जाएगा और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, तो मदर की लाइफ को बचाया जा सकता है। लेप्रोस्कोपी में केवल विजुअलाइजेशन होगा, फिर उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले प्रोडक्ट को हटाने के लिए लेप्रोटॉमी तो करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल अपन बात करेंगे तो कंफर्मेटरी कौन सा हो गया? लेप्रोटॉमी हो गया। लेप्रोस्कोपी कब करेंगे? जब मदर कैसी है? स्टेबल है। और लेप्रोटॉमी कब करेंगे? जब मदर कैसी है? अनस्टेबल है। ये क्या हो गया? कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन आपको याद रखना है, फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कल्डोसेंटेसिस भी करते हैं, हालांकि कंफर्मेटरी नहीं है, कंफर्मेटरी नहीं है, लेकिन एक डायग्नोसिस का तरीका है। कंफर्मेटरी तो लेप्रोटॉमी, लेप्रोस्कोपी है। कल्डोसेंटेसिस क्या होता है? एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को एस्पिरेशन करेंगे
कहाँ से एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड? फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस से फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे। पाउच ऑफ डगलस का ही दूसरा नाम क्या है? कल्डेसैक भी बोलते हैं इसको। इस कल्डेसैक से फ्लूइड को निकालना, यही कंडीशन क्या कहलाती है? कल्डोसेंटेसिस कहलाता है। एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस का दूसरा नाम क्या है? कल्डेसैक कहलाता है। तो यूट्रस और रेक्टम, इनके बीच का जो पाउच होता है, किस किस के बीच का? यूट्रस और रेक्टम के बीच में पेरिटोनियम स्किन का फोल्ड पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं, और इसी को कल्डेसैक भी बोलते हैं। इसमें से फ्लूइड को एस्पिरेट करना सिरिंज नीडल की सहायता से, इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? कल्डोसेंटेसिस बोलते हैं। किसके डायग्नोसिस में काम आ सकता है? ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस में काम आ सकता है। नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस, नॉट मेट्राइटिस। क्या लिखा है? एंडोमेट्रियोसिस। क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस? फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का बनना। एंडोमेट्रियम क्या है सर? यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और ये जो डेसिडुआ बनेगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो डेसिडुआ बनेगी, ये डेसिडुआ एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आउटसाइड यूट्रस, यूट्रस के बाहर होगा, आउटसाइड द यूट्रस। यही कंडीशन क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये एंडोमेट्रियम डेसिडुआ कहाँ बनेगी? आउटसाइड यूट्रस, इन फैलोपियन ट्यूब में बनेगी। वहीं पर इम्प्लांटेशन हुआ है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनेगी। तो इस एंडोमेट्रियम का यूट्रस से बाहर बनना, यही कंडीशन क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है। डेफिनेशन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये भी याद रखना है। तो ये सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो किससे रिलेटेड है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।